दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2009 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एग्जाम के बारे में, जो एक कंपनी के जॉब इंटरव्यू सिलेक्शन पर आधारित थी और जिसे डायरेक्ट किया था स्टुअर्ट हेजलडीन ने। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो एक एग्जाम हॉल से शुरू होती है, जहां सभी टेबल्स पर एक एक पेपर और एक एक पेंसिल मौजूद होती है और हॉल के फ्रंट में एक टाइमर वॉच और एक वन वे मिरर लगा हुआ होता है और एक एक कर 8 कैंडिडेट हॉल में दाखिल होते हैं और अपनी अपनी सीट्स पर बैठते हैं। और तभी एग्जाम का इन्विजिलेटर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस हॉल में एंटर होता है। इन्विजिलेटर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि सब उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि वो अपनी बात फिर से नहीं दोहराएगा। वो कहता है कि ये उनकी सिलेक्शन का लास्ट राउंड है, जिसे जो कोई भी पास करेगा उसे ये जॉब नसीब होगी और बाकियों को घर जाने का किराया दिया जाएगा, जैसे कि आम सरकारी एग्जाम्स में होता है। तो दोस्तों, इस बात से ये हिंट दिया गया है कि ये कोई सरकारी संस्था है जो काफी शक्तिशाली है। इन्विजिलेटर आगे कहता है कि हॉल में सिर्फ उनकी ही संस्था के नियम और कानून लागू होते हैं, जिनका उन सभी को पालन करना पड़ेगा। वो कहता है कि आप सभी के सामने एक ही सवाल है, जिसका उन्हें सिर्फ एक ही जवाब चाहिए, और जिस किसी ने भी उससे या गार्ड से बात करने की कोशिश की या अपने सामने पड़े पेपर को जानबूझकर या गलती से भी खराब करने की कोशिश की या फिर इस हॉल से किसी भी कारण से बाहर जाने की कोशिश की, तो वो इस राउंड से बाहर कर दिए जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो उन सबसे पूछता है, एनी क्वेश्चंस? जिसे सुन सभी कैंडिडेट उसे हैरानी से देखते हैं। अब इन्विजिलेटर उन्हें कहता है कि उन सभी के पास 80 मिनट का समय है, जिससे वो ये साबित कर सके कि उनमें ऐसी क्या बात है कि वो उन्हें सिलेक्ट करे। इतना कहकर वो टाइमर स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी 8 कैंडिडेट अपना पेपर उल्टा करके देखते हैं और पेपर को खाली देख सबके होश उड़ जाते हैं। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए गुजरते वक्त को देखते हैं और तभी उनमें से एक चाइनीज कैंडिडेट अपने पेपर पर लिखना शुरू कर देती है, जिसे हॉल में लगा सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर लेता है और गार्ड उस कैंडिडेट के पास आता है और उसे धक्के मारकर बाहर कर देता है। इस घटना के बाद सब डर जाते हैं और अपनी पेंसिल और पेपर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन तभी एक ब्रिटिश कैंडिडेट सबको इन्विजिलेटर के शब्दों को समझाते हुए कहता है कि उसने उन सभी को इन्विजिलेटर या गार्ड से बात करने के लिए मना किया था, न कि आपस में बात करने से। और वो सभी उस गार्ड को देखते हैं जो इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे सभी को राहत की सांस मिलती है। अब वो कैंडिडेट बाकियों से एक दूसरे की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो देखने में इंडियन लगता है, उससे कहता है कि वो खुद को हराने में उसकी मदद क्यों करे। लेकिन एक कैंडिडेट जो देखने में अफ्रीकन लगता है, वो भी टीम वर्क की बात को सपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ एक गर्ल कैंडिडेट कहती है कि शायद ये एग्जाम हम सबकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए हो, जिससे जो बेस्ट होगा उसे ये जॉब मिले, और सब एक दूसरे की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। अब ब्रिटिश कैंडिडेट कहता है कि हम सब एक दूसरे को निक नेम से बुलाएंगे, क्योंकि पेपर में भी उनके नाम मेंशन नहीं है। और फिर वो अफ्रीकन कैंडिडेट का नाम ब्लैक रखता है, खुद का व्हाइट और उस इंडियन का ब्राउन। अपने पीछे बैठी लड़की के सुनहरे बालों को देखकर उसका नाम ब्लॉन्ड रखता है और एक लड़की के काले बालों को देखकर उसका नाम ब्रूनेट रखता है। और वो लड़की जो देखने में काफी चालाक लग रही थी, उसका नाम वो डार्क रखता है। और जो सबसे आगे चुपचाप से दिखने वाले कैंडिडेट का नाम वो डेफ रखता है, यानी बहरा, क्योंकि वो उनकी बातों में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो सबको इन्विजिलेटर के रूल याद करने को कहता है और सीट से खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्विजिलेटर के 3 रूल्स में खड़ा होने की कोई मनाही नहीं थी और गार्ड भी उसे कुछ नहीं कहता, जिसे देख बाकियों में भी हौसला आता है और वो सभी ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं। ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है कि पेपर पर कोई क्वेश्चन हो, लेकिन हमें दिखाई न दे रहा हो, जिसे सुन ब्लॉन्ड कहती है जैसे कि कोई इनविजिबल इंक, और ब्लैक कहता है या फिर कोई वाटरमार्क। अब ब्रूनेट अपना पेपर लाइट के आगे चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब ब्लॉन्ड उन्हें कहती है कि हो सकता है शायद उन्हें ये पेंसिल आंसर लिखने के लिए ना दी गई हो, क्या पता पेपर को शेड करने से क्वेश्चन दिख जाए। और जैसे ही वो पेपर शेड करने लगती है कि ब्लैक उसे रोकता है और पेपर खराब न करने वाला रूल समझाता है, जिसका नतीजा चाइनीज लड़की भोग चुकी थी। अब डार्क कहती है कि हो सकता है सभी कैंडिडेट्स के अलग अलग क्वेश्चन हो जो सबको खुद ही सॉल्व करने हो, लेकिन ब्लैक कहता है कि हो सकता है सभी पेपर्स पर एक ही क्वेश्चन हो जिसे सबको मिलकर सॉल्व करना हो। ये सुन सब राजी हो जाते हैं और सब अपने अपने पेपर्स हॉल की लाइट में चेक करते हैं। यहाँ तक कि व्हाइट आगे बैठे डेफ का पेपर भी चेक करता है, बट उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। अब ब्लैक कहता है कि शायद क्वेश्चन हमें खास तरह की लाइट में दिखे, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट या एक्सरे लाइट। जिसे सुन ब्लॉन्ड हॉल की दीवारों के बीच हिडन लाइट को देखती है और सबको लाइट के स्विच ढूंढने को कहती है, लेकिन किसी को स्विच नहीं मिलते। अब डार्क कहती है कि हो सकता है स्विच कमरे के बाहर हो, मगर रूल के मुताबिक हम रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब ब्लैक लाइट्स को ध्यान से देखता है और पाता है कि वो इमरजेंसी लाइट्स हैं, जो सिर्फ हॉल की लाइट्स बंद होने पर ही ऑन होंगी, और वो सबको लाइट्स को तोड़ने को कहता है। जिसे सुन सिर्फ व्हाइट, ब्लॉन्ड और ब्रूनेट ही अपनी सहमति देते हैं, मगर ब्राउन, डार्क और डेफ कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन बाद में सब हिम्मत करके अपनी अपनी कुर्सियों से कमरे की सभी लाइट्स तोड़ देते हैं और इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब सभी खुश हो जाते हैं और ब्लैक उन्हें उस लाइट के बारे में बताता है कि वो एक ब्लैक लाइट यानी नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट है, जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने सिक्योरिटी सिंबल रिवील करने के लिए यूज करती हैं। और सब अपना अपना पेपर उस लाइट में देखते हैं, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है।
लेकिन डार्क उन लाइट्स को नोटिस करते हुए उन्हें फिर से उन लाइट्स को तोड़ने के लिए कहती है, जिसे सुन ब्लैक उसी लाइट को दोबारा से तोड़ता है और इंफ्रारेड लाइट को नोटिस करता है, जिन्हें पुराने जमाने के पेंटर्स गुप्त पेंटिंग बनाने के तौर पर यूज किया करते थे। जिसे सुन सभी उस लाइट्स को तोड़ते हैं और फिर पेपर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से कुछ नहीं मिलता। अब टाइमर में सिर्फ 60 मिनट बचे देख सब हताश और निराश हो जाते हैं कि तभी ब्राउन कहता है कि हो सकता है कि शायद पेपर को तोड़ मरोड़ के कुछ मिल जाए। तभी व्हाइट ये सुनकर उस बाहर निकाली गई चाइनीज कैंडिडेट का पेपर उठाता है और कहता है कि वो सब अपने एक्सपेरिमेंट इस पेपर पर करेंगे, जो कि रूल के मुताबिक उनमें से किसी भी कैंडिडेट का पेपर नहीं है। इतना कहकर वो ब्लॉन्ड के दिए गए सुझाव को ट्राई करते हुए पेपर को शेड करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक आइडिया आता है कि शायद पेपर पर लाइट ना काम करती हो, लेकिन कोई केमिकल लिक्विड काम करता हो। और इतना कहकर वो शीट के 3 टुकड़े करता है और एक टुकड़ा वो ब्रूनेट को देता है और एक ब्लैक को, और अपने टुकड़े को चेक करने के लिए उस पर मूत्र विसर्जन करता है, लेकिन टुकड़े को खराब करने के अलावा उसे कुछ हासिल नहीं होता। अब गुजरते वक्त को देख सब चिंतित हो जाते हैं और सबकी नजर डेफ पर जाती है, जो अचानक से रोना शुरू कर देता है और कांच के टुकड़ों को पेपर पर हिलाते हुए फ्रेंच भाषा में कुछ कहता है, जिसे सुन डार्क सबको बताती है कि ये कह रहा है, इट शोज यू योरसेल्फ टू सी क्लियरली इज ऑल, यानी ये एग्जाम तुम्हें तुम्हारी सोच दिखा रहा है और अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जिसे सुन व्हाइट उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अपनी सोच अपने पास रखे और बाकियों को काम करने दे। तभी ब्राउन कहता है कि इस एग्जाम में 4 लड़कों और 4 लड़कियों को उनकी स्किल्स और उनके डिफरेंट कल्चर के लिए सिलेक्ट किया गया है और ये कोई एग्जाम ना होकर कोई गेम हो सकती है, जिसे कंपनी के लोग और बोर्ड मेंबर्स उस सामने लगे शीशे से देख रहे हों और शायद उन्होंने हम सब पर पैसे लगाए हों ये देखने के लिए कि आखिर कौन अंत में जीत पाता है और इस सट्टेबाजी से शायद उन्हें कोई मुनाफा हो। ये सुन डार्क सबके सामने ब्राउन की आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो पहले एक जुआरी हुआ करता था, जिसे सुन ब्राउन चढ़ जाता है और उसके बारे में पूछता है और डार्क खुद को एक ह्यूमन बिहेवियर यानी साइकोलॉजी की स्टूडेंट बताती है, जिससे वो लोगों के हाव भाव देखकर लोगों के बारे में बता सकती है और साथ ही कंपनी के CEO के बारे में बताती है कि वो अपनी कंपनी की हर एक चीज को खुद चेक करता है और शायद हो सकता है कि शीशे के पीछे इन्विजिलेटर के साथ वो ही मौजूद हो। ये सुन ब्राउन हैरान हो जाता है और उसे ये सब कैसे मालूम है के बारे में पूछता है, क्योंकि किसी को भी उस कंपनी में निकली वैकेंसी और सैलरी के अलावा कुछ पता नहीं था। जिसे सुन डार्क कहती है कि उसे भी कंपनी के CEO के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि आज से 10 साल पहले दुनिया में लोग एक भयंकर बीमारी से मरना शुरू हुए थे, लेकिन एक कंपनी के मेडिकल साइंटिस्ट ने उस बीमारी को कम करने के लिए एक दवा बनाई और जिसके चलते मरते हुए लोगों की संख्या अगले 6 महीनों में कम हो गई और इस दवा से उस कंपनी को अरबों खरबों का मुनाफा हुआ था। यानी ये कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में फैली बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां बनाती है। ब्राउन उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि उस कंपनी ने पिछले 1 साल से लोगों को हायर करना बंद कर दिया था, लेकिन डार्क कहती है कि वो लोग अभी भी टैलेंटेड लोगों को सीक्रेटली हायर करते हैं। अब ब्लैक उसकी बातों को सुनकर कहता है कि यानी उन्होंने उस बीमारी को खत्म करने का पक्का इलाज ढूंढ निकाला है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों की हायरिंग होगी और कंपनी को और मुनाफा होगा। ये सुन ब्रूनेट पास खड़ी डार्क से इस दवा की बिक्री कब शुरू होने के बारे में पूछती है, जिसे सुन व्हाइट को ब्रूनेट पर शक होता है और वो उससे पूछता है कि उसे ये जानने में दिलचस्पी क्यों है। तो ब्रूनेट उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो उसी बीमारी से ग्रसित होता है और इतनी महंगी दवा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर कंपनी के एम्प्लॉइज को दवाइयों पर डिस्काउंट मिलता है, इसलिए वो इस जॉब को पाना चाहती है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। इतना कहकर वो गार्ड की जेब से एक लाइटर निकालती है और उसे जलाती है, जिसे देख ब्लैक कहता है कि हो सकता है शायद पेपर पर कोई केमिकल लगा हो और उस लाइटर की हीट से उस पेपर की इनविजिबल इंक दिख जाए। लेकिन ब्रूनेट उसे हॉल के ऊपर लगे फायर सेंसर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि शायद उन फायर पाइप्स में कोई केमिकल हो जिससे पेपर की इंक दिख जाए। ब्लैक हॉल की लाइट्स को देखता है और कहता है कि शायद वो ठीक कह रही है, क्योंकि इस वक्त वो हॉल फोटोग्राफर से उस डार्क रूम जैसा हो चुका है जहां वो अपने कैमरा की फिल्म को केमिकल लिक्विड के द्वारा फोटोज के रूप में निकालते हैं और उन्हें भी अपने पेपर की इंक को देखने के लिए उसी लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। अब ये देख ब्राउन, डार्क और ब्लॉन्ड अपना अपना पेपर पानी से बचाने के लिए छिपा लेते हैं और इसी कश्मकश के दौरान डेफ उस टाइमर वॉच के पास जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है, जिसे व्हाइट देख लेता है और उसे बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहता है। और टाइम को निकलता देख ब्रूनेट लाइटर को फायर सेंसर के पास ले जाती है जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाए, लेकिन लाइटर से निकलती थोड़ी सी आग के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसे देख व्हाइट उसे एक पेपर का टुकड़ा देता है जिसे वो जलाती है और सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और नीचे खड़े ब्लैक और व्हाइट दोनों उस लिक्विड में अपना पेपर चेक करते हैं और इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वो लिक्विड सिर्फ पानी ही था। इसी बीच ब्रूनेट अपना पेपर ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता और वो व्हाइट को देखती है जो हंसता हुआ दिखाई देता है। दरअसल व्हाइट ने उसे उसका ही पेपर जलाने को दे दिया था और तभी गार्ड ब्रूनेट को बाहर का रास्ता दिखाता है, जिसे देख ब्लैक आग बबूला हो जाता है और उसे गुस्से से कहता है, आई
शुड पंच योर लाइट्स आउट। और अचानक उस हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे ब्राउन समझ जाता है और लाइट्स अप कहता है, जिससे लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और वो उन सबको बताता है कि ये वॉइस एक्टिवेटेड हॉल है और उनकी वॉइस के हिसाब से ही वहाँ की लाइट्स ऑन और ऑफ होंगी। इसी बीच डेफ उनकी ये हरकतें देख रोना शुरू कर देता है और व्हाइट उसके पास जाता है और उसे चिढ़ाते हुए अपना पेपर फाड़ने को कहता है और डेफ उसकी बातों में आकर अपना पेपर फाड़ देता है, जिसे देख गार्ड उसे भी हॉल के बाहर कर देता है। और व्हाइट हंसते हुए बाकी लोगों को उसका धन्यवाद करने को कहता है, जिसने उनके कंपटीशन से कुछ लोगों को अपनी चालाकी से बाहर निकाला। वो कहता है कि उसे ये पता लग चुका है कि क्वेश्चन क्या है और ब्लैक उसे क्वेश्चन सबको बताने के लिए कहता है, लेकिन व्हाइट कहता है कि वो क्वेश्चन सबको क्यों बताए। इसे सुन डार्क सबको कहती है कि व्हाइट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। जिसे सुन ब्लैक उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और ब्राउन की मदद से उसे एक चेयर से बांध देता है और उसकी टाई से उसका मुंह बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 29 मिनट बचे थे और व्हाइट को होश आता है और वो बोलने की कोशिश करता है, जिसे देख डार्क उसका मुंह खोल देती है। व्हाइट उन्हें अपनी पॉकेट से उसकी दवा निकालने को कहता है जो उसे हर 1 घंटे में खानी होती है और ये सुन ब्लैक को पता लग जाता है कि वो भी उसी फैली हुई बीमारी से इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उससे दवा के बदले क्वेश्चन बताने को कहता है। व्हाइट कहता है कि वो उन्हें तभी क्वेश्चन बताएगा जब वो लोग उसकी दवा देंगे। ब्लैक उसकी जेब चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और इसी दौरान व्हाइट बेहोश हो जाता है। अब उसे बेहोश देख डार्क सबको कहती है कि व्हाइट जैसे लोगों का नेचर सिर्फ लोगों के बीच फूट डालना होता है ताकि लोग आपस में लड़ मरे, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डार्क ये बातें सुन ब्राउन को उस पर शक होता है और वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो कंपनी के लोगों में से ही एक है और वो अपनी बातों से सबको गुमराह कर रही है। इतना कहकर वो उसे भी चेयर से बांध देता है और अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो पहले आर्मी में हुआ करता था, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान उसने लोगों का मन पढ़ना सीखा था। और फिर वो डार्क को अपनी असलियत बताने के लिए कहता है। अब खुद को मुसीबत में देख डार्क अपनी सच्चाई सबको बताती है कि वो दरअसल इसी कंपनी में HR डिपार्टमेंट में जॉब करती है और उसने भी इस वैकेंसी के लिए कंपनी के थ्रू अप्लाई किया है। ब्राउन को उसकी बातों पर शक होता है और वो उसे टॉर्चर करने लगता है और क्वेश्चन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बार बार यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इससे ब्राउन को जल्द ही पता लग जाता है कि वो सच बोल रही है। इसके बाद ब्लॉन्ड डार्क को चेयर से खोलती है और इसी दौरान उनका ध्यान व्हाइट पर जाता है जो बुरी तरह से कांपना शुरू कर देता है। अब ब्लॉन्ड और ब्लैक उसकी मदद करने उसके पास जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड उसे देखकर कहती है कि कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा। तो ब्लैक उसे कहता है कि ये सच में बीमार है क्योंकि इसी बीमारी से उसकी बीवी की मौत हुई थी। अब ब्लॉन्ड को लगता है कि व्हाइट के पास सच में दवा थी, लेकिन उनमें से किसी शख्स ने वो चुरा ली है और सबकी तलाशी लेने की बात करती है। वो एक दूसरे की तलाशी लेते हैं और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचते हैं। अब डार्क ब्राउन से उसकी च्युइंगम मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है और जब डार्क ब्राउन का टेबल चेक करती है तो उसे एक च्युइंगम मिलती है जिसके अंदर उसने व्हाइट की दवा छिपाई थी। अब वो जैसे ही व्हाइट को दवा देने जाती है तो ब्राउन उसके हाथ से वो दवा गिरा देता है जो हॉल की ड्रेनेज में गिर जाती है। ब्लैक उसे निकालने की कोशिश करता है बट निकाल नहीं पाता। व्हाइट की खराब होती हालत को देख डार्क हॉल में लगे कैमरा में इन्विजिलेटर को मदद के लिए कहती है। उसके ये कहते ही गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। अब मरते हुए व्हाइट को बचाने के लिए ब्लॉन्ड अपनी हेयर पिन से उस दवा को ड्रेनेज से निकालती है और व्हाइट को दे देती है, जिससे व्हाइट होश में आ जाता है। अब उनके पास मात्र 10 मिनट बचते हैं और तभी ब्राउन व्हाइट की जान बचाने के बदले में व्हाइट से क्वेश्चन के बारे में पूछता है, जिसे सुन व्हाइट कहता है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं, कंपनी सिर्फ उन्हें टेस्ट कर रही है और यही उनका क्वेश्चन है, यानी अंत में उन सब में से जो कोई भी इस हॉल में बचेगा वही जीतेगा। इतना कहकर वो गार्ड की बंदूक की ओर लपकता है, लेकिन ब्लैक उसकी चाल समझ जाता है और वो उसे गिराकर गार्ड की बंदूक ले लेता है और व्हाइट पर तान देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गए होते हैं और व्हाइट लड़ने के लिए ब्लैक को उकसाने लगता है और गुस्से में आकर जैसे ही ब्लैक ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक से गोली नहीं चलती, जिसे देख वो ब्लैक को नीचे गिरा देता है और बंदूक छीन लेता है। व्हाइट समझ जाता है कि ये सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही एक्टिवेट होगी और वो गार्ड के हाथ की मदद से उन सभी को गन पॉइंट पर रखकर एक एक कर हॉल से बाहर जाने को कहता है, जिसकी शुरुआत वो ब्राउन से करता है। ब्राउन के बाहर जाने के बाद वो ब्लैक को बाहर जाने को कहता है, लेकिन ब्लॉन्ड उसे बीच में रोकते हुए खुद बाहर जाने के लिए इच्छा जाहिर करती है। अब बाहर निकलने के दौरान वो व्हाइट को देखकर कहती है कि याद रखना उसने उसकी जान बचाई थी, जिसे सुन व्हाइट हंसते हुए ये कहता है कि उसकी फितरत ही धोखा देने की है, जिसे सुन वो जोर से लाइट आउट कहती है और हॉल की लाइट बंद हो जाती है, जिससे घबराकर व्हाइट वहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब व्हाइट फिर से लाइट एक्टिवेट करता है और देखता है कि ब्लैक को गोली लग चुकी होती है और तभी उसका ध्यान दरवाजे पर जाता है जहाँ ब्लॉन्ड का आधा पैर दिखाई देता है, यानी वो पूरी तरह से रूम से बाहर नहीं गई थी और उसने कोई रूल नहीं तोड़ा था। और इसी बीच टाइमर से आवाज आना शुरू हो जाती है जो कि टाइम खत्म होने का संकेत होता है। अब इस सब से निराश व्हाइट हॉल के कैमरा की तरफ जाने लगता है और इसी बीच ब्लॉन्ड की नजर डेफ के चश्मे पर जाती है जो गलती से पीछे छूट गया था और उसे डेफ की वो बात याद आती है जहाँ उसने कहा था, इट शोज यू योरसेल्फ टू सी क्लियरली इज ऑल। वहीं दूसरी ओर व्हाइट कैमरा के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए इन्विजिलेटर से कहता है कि वही इस जॉब के लिए असली हकदार है और तभी गार्ड उसे रूम से निकालने के लिए आ जाता है और अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है जिसमें कुछ चंद सेकंड बचे थे और तभी व्हाइट को फायर सेंसर एक्टिवेशन वाली घटना याद आती है जहां डेफ टाइमर के पास बैठा था और उसे एहसास होता है कि डेफ ने ही टाइमर से छेड़खानी की थी।
अब गार्ड उसे भी हॉल से बाहर कर देता है और अंत में सिर्फ ब्लॉन्ड बच जाती है। ब्लॉन्ड अब डेफ के चश्मे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पड़े कांच के टुकड़ों की मदद से अपने पेपर को चेक करती है जिसमें लिखा था क्वेश्चन 1, जिसे देख उसे याद आता है कि इन्विजिलेटर ने शुरू में एक ही बात कही थी कि आप सभी के सामने एक ही सवाल है जिनका उन्हें सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। और जाने से पहले उसने सभी से एक ही क्वेश्चन पूछा था और वो था एनी क्वेश्चंस। और तभी अचानक उसके सामने सूट में डेफ उस हॉल में एंटर होता है। वो उसे उसका चश्मा देती है और टाइमर 1 सेकंड पर आकर रुक जाता है और वो अपना जवाब देती है नो। यानी अब उसे पता लग चुका था कि डेफ ही उस कंपनी का सीईओ है जिसने उस दवा का आविष्कार किया था, लेकिन वो जॉब लेने से मना कर देती है। और जब इन्विजिलेटर इसका कारण पूछता है तो वो ब्लैक की तरफ इशारा करती है और इन्विजिलेटर उसे बताता है कि गन में जो गोली थी वो दरअसल एक दवा थी जिससे उस बीमारी के वायरस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और वो पाती है कि ब्लैक सिर्फ बेहोश हुआ था जो उठ खड़ा होता है, जिसे देख वो खुश होकर उनकी जॉब को एक्सेप्ट करती है और इस तरह फिल्म का अंत होता है। और फिल्म अंत में अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि एग्जाम आखिर था क्या, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट कभी भी ऐसे सिलेक्शन राउंड नहीं लेती है। तो दोस्तों दरअसल ये कोई एग्जाम नहीं था, बल्कि डायरेक्टर ने मूवी में हमारे सामने 8 देशों को कैंडिडेट के रूप में दर्शाया था, जैसे कि इंग्लैंड को व्हाइट के रूप में, इंडिया को ब्राउन के रूप में, अफ्रीका को ब्लैक के रूप में, अमेरिका को ब्लॉन्ड के रूप में, जर्मनी को ब्रूनेट के रूप में, रशिया को डार्क के रूप में, फ्रांस को डेफ के रूप में और चाइना को चाइनीज कैंडिडेट के रूप में। और जिस भयंकर बीमारी का जिक्र इस फिल्म में उठाया गया है वो दरअसल दुनिया के वो इश्यूज हैं जिनकी रोकथाम जरूरी हो चुकी है, जैसे कि बढ़ती हुई आबादी, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन राइट्स और एम्प्लॉयमेंट आदि। और फिल्म में इन्विजिलेटर और सीईओ कंपनी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दर्शाया गया है, जो उन सभी देशों को अगले 80 मिनट्स यानी अगले 80 सालों में अपनी सोच और समझ से ऐसे गंभीर मुद्दों से लड़ने का चैलेंज देते हैं ताकि अंत में जो देश कामयाब हो उसे अपने साथ मिला सके। और हम देखते हैं कि चाइना जो सबसे पहले उस रूम से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये सब मुद्दे चाइना में आज भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और इंग्लैंड और रशिया जैसे देश अपनी फितरत के अनुसार सभी देशों में अपनी चालाकी से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए फूट डालते दिखाई दिए गए हैं, जिनके पास भी इन मुद्दों का कोई हल नहीं था। और वहीं अफ्रीका और इंडिया जैसे देश बाकी सभी देशों के साथ मिलकर इन सभी मुद्दों से जमकर लड़ते हुए दिखाई दिए गए हैं, मगर उन्हें भी आज तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और बात करें जर्मनी की, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग से ग्रस्त है, उसे भी बाहर कर दिया जाता है। और फ्रांस जैसे देश जो अपनी रणनीतियों से इन मुद्दों के हल तो निकाल चुके हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपने विचार रखने में असमर्थ दिखाई दिए गए हैं। लेकिन अंत में अमेरिका ऐसे देश के रूप में उभर कर आता है जो धीरे धीरे इन सभी मुद्दों पर अपनी सोच और समझ से विजय पाता है और जो आज दुनिया की एक सुपर पावर मानी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।